नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पोर्टफोलियो में अगर चाहते हैं डाइवर्सिफिकेशन तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये एक ऐसी कैटेगरी है जो आपके लिए है सही, जिसमें इक्विटी डेट के साथ गोल्ड का एक्सपोजर भी आप ले सकते हैं। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कैसे आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं, क्यों आपको इन फंड में निवेश करना चाहिए, क्या है इसके फायदे और कैसे चुने अपने लिए एक अच्छा फंड, इस पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। हमारे साथ खास एक्सपर्ट जो इस वक्त मौजूद है उनका परिचय करा देते हैं। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट। हेमंत जी, स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी या फिर मल्टी एसेट फंड, इनफैक्ट एक और गेस्ट हमारे साथ है, उनका भी परिचय साथ ही में करा लेते हैं आपको। एसबीआई म्यूचुअल फंड से हमारे साथ चीफ बिजनेस ऑफिसर डीपी सिंह सर हैं। बहुत स्वागत करते हैं डीपी सर आपका भी आज मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसके अपने बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर हेमंत जी मैं आपसे पहले समझूं, जैसा नाम सजेस्ट करता है मल्टी एसेट एलोकेशन, जिस टाइम पर हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो क्या ये फंड एक ऐसा पोर्टफोलियो में फॉर्मूला लेकर आता है जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और बेस्ट ऑफ ईच कैटेगरी आपको मिल जाती है एक ही फंड के अंदर? जी स्वाति, बिल्कुल ठीक है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि नाम से पता चलता है, हम जब बात करते हैं मल्टी एसेट फंड्स की, तो ये जो फंड्स हैं बेसिकली एक से ज्यादा एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। इनको ये हाइब्रिड कैटेगरी के फंड है। सेबी की जो डेफिनेशन है इन फंड्स के लिए, उनके हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो मल्टी एसेट फंड्स हैं उनको कैटेगराइज करने के लिए आपका कम से कम 3 एसेट क्लासेस में एक्सपोजर होना चाहिए। अमूमन जो आपने देखा है वो इक्विटी, डेट, गोल्ड या फिर कुछ पार्ट जो है वो ओवरसीज इन्वेस्टिंग में जाता है। तो उन्होंने कहा है कि 3 एसेट क्लासेस होने चाहिए और कम से कम एक्सपोजर हर एसेट क्लास में 10% होना चाहिए। तो ये तो है बेसिकली इसकी डेफिनेशन। ऑब्वियसली क्योंकि ये मल्टी एसेट फंड्स हैं, डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली क्योंकि ये मल्टी एसेट फंड्स हैं, डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसा हम जानते हैं कि समय समय पे जो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं वो उनकी परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। जैसे पिछले अगर हम 17-18 महीने की हमारी मार्केट में भी अगर हम बात करें, हमने देखा कि इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं थी, लेकिन गोल्ड के रिटर्न जो है वो काफी अच्छे। तो ऐसी सिचुएशन आती रहती है जब अलग अलग एसेट क्लासेस की परफॉर्मेंस डिफरेंट कारणों से अलग अलग होती है। जब आप किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका पैसा 3 एसेट क्लासेस में लगा हुआ है, कोई ना कोई एसेट क्लास जो काम कर रही है उसका तो फायदा आपको होता ही है। कहीं ना कहीं पे वो जो वॉलेटिलिटी है वो भी कम होती है। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो इन्वेस्टर्स के लिए रहता है, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो नए हैं या उनके पास बहुत लंबा समय नहीं है, वो चाहते हैं कि थोड़ा पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बनी रहे, वहां पे ये जो फंड्स है एसेट एलोकेशन फंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेशक। डीपी सर, आपसे समझना हम चाहेंगे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, क्योंकि इसमें इक्विटी है, डेट है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली एक मल्टी एसेट फॉर्मूला है किसी के पोर्टफोलियो में, ऑल इन वन स्टॉप सोल्यूशन जिसको हम कह सकते हैं। ऐसा एक फंड, बेहतरीन फंड है, ये कैटेगरी है जो जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पर जैसा हेमंत जी भी बता रहे थे, हर एक एसेट क्लास का अलग रिएक्शन होता है टू मार्केट मूवमेंट। इक्विटी जब ऊपर जाएगा, डेट में हम एक उनका को इनवर्स रिलेशनशिप होता है, डेट नीचे जाते देखते हैं। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा गोल्ड ने अच्छा किया है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस रहे हैं, ग्लोबल जो इश्यूज है उसकी वजह से। तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो होता है डीपी सर, वो कैसे इन तमाम अलग अलग नेचर जो होते हैं किसी एक कैटेगरी के, उसको मैनेज करने का काम करता है? सबसे पहले तो शुक्रिया स्वाति जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। जहां तक आपका सवाल का है उसके बारे में ये कहूँ, जैसे हेमंत जी ने बोला कि ये डिफरेंट कैटेगरीज में डालता है और डिफरेंट कैटेगरीज में एक डाइवर्सिफाइड फंड है और हर एक कैटेगरी को मैनेज करने का एक अलग तरीका होता है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इक्विटी जब ऊपर जाएगा डेट नीचे आएगा। अभी अब अगर हम रिसेंटली देखें तो जैसे मार्च एंड में देयर वाज यूनानिमिटी इन द मार्केट कि डेट अच्छा रिटर्न देने वाला है,
तो उस वक्त हमने डेट पोर्शन का जो था उसका जो ड्यूरेशन काफी बढ़ा दिया था, ताकि हम उसके लिए अपने निवेशकों के लिए उसका फायदा ले सकें। और दूसरा, अगेन जैसे हेमंत जी ने बोला कि पिछले 5 साल की अगर देखते हैं तो गोल्ड हैज गिवन इवन हायर रिटर्न्स देन द इक्विटी एसेट क्लास। तो जब ऐसे स्थिति में सब जगह पे पैसा लगा होता है, किसी में कम करना, किसी में आपका एलोकेशन बढ़ाना, उसका सबसे बड़ा फायदा जो निवेशक को रहता है कि एक तो उसकी डाइवर्सिटी होती है और हाइब्रिड होने की वजह से, परंतु उसके ऊपर टैक्सेशन का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फंड जो है वो खुद ही खरीद करता और खुद ही बेचता रहता है। तो उसके ऊपर जो जो एनएवी आती है उसमें इसका कोई भी किसी तरह का फर्क नहीं होता कि भाई इन्वेस्टर को कोई इम्पैक्ट हो। बट वी हैव सीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दीज आर रिलेटिवली वेरी सेफ। वो काफी जो अच्छे फंड रहते हैं, और आज की स्थिति में जब देखते हैं देयर इज लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, तो उसमें तो इनकी जो महत्व है और भी बढ़ जाता है। सर, इनफैक्ट मैं आपसे यही टैक्सेशन पर जो आपने एक पॉइंट रेज किया, उस पे कई जो दर्शक हैं हमसे सवाल पूछते आए हैं, जो ये अप्रैल के बाद से डेट टैक्सेशन में बदलाव हुए हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो बेनिफिट खत्म हुए हैं, एटलीस्ट ऐसी स्कीमें जहां पर 35% से कम इक्विटी एलोकेशन है, क्या उसका इम्पैक्ट कुछ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में पड़ा है? और अगर पड़ा भी है तो क्या उसको फंड मैनेजर्स द्वारा, एएमसीज के द्वारा बैलेंस किया गया है? ऐसा भी प्रोविजन हुआ है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल ऐसा प्रोविजन हुआ है। जैसे अभी आप देखें, जब ये अप्रैल में जो इसका चेंज हुआ, उसके पहले 2 ही टैक्सेशन के रूल होते थे। एक डेट का होता था और इक्विटी का होता था, कि डेट में आपका अगर 3 साल के ऊपर है तो टैक्सेशन इंडेक्सेशन मिलेगा, ब्ला ब्ला। तो अभी जब वो उसको खत्म कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि कम से कम अगर 35% से ऊपर है तो डेट का इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, और अगर 65% से ऊपर है तो उसका जो है आपको इक्विटी का जो उसका टैक्सेशन होगा। परंतु हमारा सोचना ये है, एसबीआई म्यूचुअल फंड में हमारी ये एक सोच है कि अगर हम इसको ये कह के करें कि हम 65% कम से कम इक्विटी में रखेंगे, तो शायद ये रियल वे में मल्टी एसेट कैटेगरी के साथ ये एक जस्टिस नहीं रहेगा। बेशक ये इस इक्विटी का इन्वेस्टमेंट तो होगा, परंतु हम सोचते हैं कि इसमें जो अगर 35% रखें ताकि एटलीस्ट डेट टैक्सेशन मिल जाए, ताकि उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाए और एक रियल काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाए। तो अलग अलग फंड हाउसेस अलग अलग तरीके से वो इसको पोजीशनिंग कर रहे हैं फंड को। मोस्ट ऑफ द फंड आई हैव सीन के ज्यादा इक्विटी, परंतु हमें लगता है कि अगर हम इसको इक्विटी में ही करेंगे तो इसमें और बैलेंस एडवांटेज फंड में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाता। तो हमने ये फैसला लिया है, तो हम इसको 35% से ऊपर तक जो है हम इक्विटी में रखेंगे, ताकि इसका डेट का बेनिफिट जो है वो सबको मिल जाए। तो हमें देखना पड़ता है निवेशक के हिसाब से, निवेशक के प्रायोरिटी के हिसाब से कि क्या ठीक है। तो हमने इसको डेट कैटेगरी में रखा है। तो ये देखना बहुत जरूरी, और किसी वक्त ऐसा नहीं है कि अगर सपोज ऐसे लगता है कि इक्विटी बहुत अच्छा करने वाली है तो हम इक्विटी में नहीं डालेंगे, हम इक्विटी में 80% भी डाल सकते हैं। तो उस वक्त जो व्यक्ति पैसा निकालेगा उसको इक्विटी की जो टैक्सेशन लग जाएगी। परंतु एज ए स्ट्रेटजी हम 35% से ऊपर एवरेज जो है वो इक्विटी में रखेंगे, क्योंकि इक्विटी वैसे भी हायर वेटेज वाली जो एसेट क्लास है, तो उस तरह से हर एक फंड हाउस की अपनी अपनी पोजीशनिंग है इसमें। ओके, मैं इनफैक्ट जिससे पहले हेमंत जी के पास जाऊं, इसी बात से जुड़ा हुआ डीपी सर मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि लगभग 1-1.25 महीने का टाइम ही बीता है जब नए डेट टैक्सेशन रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। आपको सर कोई इम्पैक्ट या इफेक्ट नजर आ रहा है निवेशकों के इस बदलाव के बाद? निवेशकों के निवेश में स्पेशली, जैसा आपने बोला, मल्टी एसेट फंड्स हैं जिस पर भी काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ा और प्रोविजनिंग की गई कि हाँ कम से कम उस रूल उसको रखा जाए बरकरार, या फिर कुछ हाइब्रिड फंड्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। तो इन्वेस्टमेंट पर कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला है पिछले इस 1-1.25 महीने में? नहीं, कोई बहुत ज्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिला। देखिए, वो जो अप्रैल उस टाइम जो पैसा आया तो ऑल ऑफ द पीपल हु वांटेड टू पुट मनी इन डेट फंड, दे फ्रंट लोडेड, मतलब उन्होंने इमीडिएटली उस टाइम पैसा डाल दिया ताकि उनको उसका फायदा मिल जाए।
परंतु अभी भी आज की डेट में विदाउट इंडेक्सेशन भी जो एक डेट फंड है उसका एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि अभी भी जो हम सोच के चल रहे हैं कि कम से कम अगले एक साल में जिस तरह से होलसेल इन्फ्लेशन या दूसरी इन्फ्लेशन कम होती दिख रही है, तो एक साल के अंदर अंदर कम से कम 100 बेसिस पॉइंट का हमें लगता है कि शायद इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कैपिटल गेन आएगा। तो आज की डेट में टैक्सेशन तो एक तरफ है, परंतु अगर मेरे को रिटर्न फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा 3% 4% ज्यादा मिल जाता है उसमें, तो वाई शुड आई नॉट टेक इट। और दूसरा ये है कि इसमें बल्कि एक और जो हम इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को 3 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कई बार होता था कि टैक्स की वजह से इंतजार करते थे और उसी में जो मुनाफा बना होता था वो निकल जाता था, वो साइकिल चेंज हो जाता था। तो अभी वो बल्कि ठीक हो गया है कि हर एक को जब उसका जो टारगेटेड पॉइंट है, अगर जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 100 बेसिस पॉइंट ब्याज कम होगा, सपोज वो अगले 8 महीने में हो जाता है, उसके बाद यू कैन टेक ए कॉल, क्योंकि आपको तो कैपिटल गेन मिल गया, आप उसको निकाल के उस पे आप टैक्स पे कर सकते हो। तो सबसे बड़ा दूसरा फायदा ये है कि हमारे यहाँ तो टैक्स तभी लगता है जब कैपिटल गेन बुक करते हो, जब उसको एक्चुअली रियलाइज करते हो तभी लगता है, तब तक तो ना कोई टीडीएस है ना कुछ है। वो तो अभी भी टैक्सेशन के अलावा भी और बहुत से ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आज भी डेट फंड में पैसा डालना एक अच्छी जो अल्टरनेटिव है निवेशक के पास। बिल्कुल, और यही हमने हाल के आंकड़ों में भी देखा है। उतना बड़ा कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है और बहुत ही कम टाइम हुआ है। लोग समझते हैं अहमियत किसी एक कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट की, तो जब तक आप गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट रखेंगे तब आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन तमाम चीजों से। दूसरी बात ये हेमंत जी समझना जरूरी है कि एक हो गया मल्टी एसेट फंड जिसमें हमें तमाम एसेट क्लास का फायदा देखने को मिलता है। कोई एक पोर्टफोलियो, कोई एक निवेशक जो चाहता है कि इक्विटी, अलग से इक्विटी, प्योर इक्विटी फंड लें, डेट लें, या उनमें गोल्ड का भी एक एक्सपोजर है पोर्टफोलियो में, एज कंपेयर टू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, क्या फर्क है इन दोनों के मैनेजमेंट में? कि आप अलग से एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरी में आपने रखा हुआ है और उसके बदले आपने एक मल्टी एसेट फंड ले रखा है। क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो जिसमें आपके पास एक्सपोजर इक्विटी और डेट और गोल्ड का भी है और आपके पास एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी है, तो एक जो एक्सपोजर होना चाहिए किसी कैटेगरी में उसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। जी स्वाति, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर हम इन दोनों को हम कंपेयर करें, जैसे मल्टी एसेट फंड हो गया, या जैसा आपने कहा कि अगर कोई निवेशक इक्विटी, डेट और गोल्ड में अलग से इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली फर्क है। फर्क क्या है? देखिए, पहली बात, एज एन इन्वेस्टर आप ऐसा तभी करेंगे जब आप बहुत श्योर हो कि आप अपनी एसेट एलोकेशन को ठीक तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको एक होगा अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में कि अगर आप एक सर्टेन लेवल से कंफर्टेबल है इक्विटी के या डेट के या गोल्ड के, जब उसमें बदलाव होता है या कम होता है या ज्यादा होता है, तो आपको उसको रीबैलेंसिंग करनी है। फर्क इतना है डेफिनेटली, जब आप एक मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो कमिटेड एसेट एलोकेशन है, जैसे सिंह साहब ने कहा कि उनकी इंटरनली अगर इस तरह की फिलॉसफी है कि हम इक्विटी, डेट और गोल्ड में कितना एक्सपोजर रखेंगे, वो उसको रीबैलेंस करते हैं। क्योंकि फंड मैनेजर आपके भी आप पे रीबैलेंस कर रहे हैं, आप कुछ एक्शन नहीं कर रहे हो, तो आप पे कोई कॉस्ट या कोई टैक्स इंसिडेंस नहीं आता है। लेकिन जब आप खुद से करते हैं ऑब्वियसली, तो आपको टाइमिंग के बारे में श्योर होना पड़ेगा, आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने रिटर्न्स को टैक्स एफिशिएंट बना के रखें। लेकिन यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपका एक पोर्टफोलियो है, मान लीजिए 50 लाख का आपका पोर्टफोलियो, और आपने 5 लाख रुपए अगर किसी मल्टी एसेट फंड में लगाए, उसका मान लीजिए 10 या 15% गोल्ड में, तो आपके पोर्टफोलियो में उतना ही गोल्ड हो। ये समझने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि ये जो मल्टी एसेट फंड्स है, वो किसी पर्टिकुलर गोल में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे मॉडरेट रिस्क लेना है और 3 या 5 साल का समय है, अब मुझे लगता है मल्टी एसेट फंड जो है वो काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो में जब आप एसेट एलोकेशन बनाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि जो मल्टी एसेट फंड है वो आपके लिए काम आ सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ पोर्टफोलियो का एक हिस्सा वहां पे लगा रहे हैं। ओवरऑल चाहे आप गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करें, चाहे आप एसेट एलोकेशन का थंब रूल फॉलो करें, ओवरऑल के लिए कहीं ना कहीं आपको अलग अलग एसेट क्लासेस को देखना ही होगा। तो मे बी शुरुआत में जब आप नए निवेशक हैं, बहुत मुश्किल है आपके लिए
डिसाइड करना एसेट एलोकेशन बहुत मुश्किल है, रीबैलेंसिंग करना, और जैसा मैंने कहा एक पर्टिकुलर गोल के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जैसे जैसे आप थोड़े मेच्योर इन्वेस्टर बने और बड़ा पोर्टफोलियो आपका हो, तो कहीं ना कहीं आपको शायद किसी गोल के लिए आप मल्टी एसेट फंड को डेफिनेटली यूज करें, वो बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए आपको अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस के फंड को देखना। ओके, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया है। आगे हम और जरा चर्चा करेंगे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। डीपी सिंह और हेमंत रुस्तगी हमारे साथ हैं शो में शामिल, बने रहिए हमारे साथ। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पर चल रही है खास चर्चा। एसबीआई म्यूचुअल फंड से डीपी सिंह हमारे साथ हैं और वाइज इन्वेस्ट के हेमंत रुस्तगी से हमारी खास चर्चा है। डीपी सर, अब इन्वेस्टर्स की सूटेबिलिटी के हिसाब से आपसे मैं समझना चाहूंगी कि मानिए किसी को एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करना है, तो उसमें कौन से फंड में क्या कॉम्पोजिशन है, किसका डेट पोर्शन ज्यादा है, किसमें इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा है, उसके मुताबिक किसी इन्वेस्टर को आप सजेस्ट करेंगे निवेश करना चाहिए किसी एक फंड में। माने कोई कंजर्वेटिव निवेशक है वो ज्यादा डेट वाले एक्सपोजर वाले फंड में करे, जो थोड़ा एग्रेसिव है वो ज्यादा इक्विटी वाले एक्सपोजर में फंड में निवेश करे। ऐसे एक क्राइटेरिया हो सकता है क्या फंड चूज करने का? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए, अगर मल्टीपल एसेट क्लासेस में करना है तो आमतौर पे जितने और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अलावा जो हाइब्रिड फंड्स हैं उनमें जनरली डेट और इक्विटी का ही प्रोपोर्शन चेंज होता है। जैसे हमारा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है तो उस कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा 25% इक्विटी में होता है और 75% तक जो है 75 से 100% वो डेट में जा सकता है। ऐसे ही जो इक्विटी हाइब्रिड फंड है उसमें कम से कम 65% जो है इक्विटी में रहता है और मिनिमम, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, और 35% तक डेट में रहता है। परंतु जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है इसमें 3 कैटेगरी होती है, 3 से 4 कैटेगरी होती है। जैसे अभी तो आज की डेट में ज्यादा गोल्ड का ही है, परंतु आने वाले टाइम में बाकी कमोडिटीज का भी हो जाएगा, उसके भी रेगुलेशन आ रहे हैं। अभी आज की डेट में तो अगर देखो तो मोस्टली गोल्ड और डेट में डिफरेंट ड्यूरेशन के जो पेपर हैं वो हैं, या इक्विटी है, और इक्विटी में भी मोस्टली जो देखा जा रहा है कि वो जो इक्विटी डिलीवरी बेस वाली है उसमें ज्यादा डेरिवेटिव्स या आर्बिट्राज का उसका जरूरत नहीं, मतलब लोग उसको यूज नहीं कर रहे। तो आज की डेट में अगर 3 कैटेगरी में करना तो उसके लिए तो 3 या 3 से ऊपर के अगर किसी एसेट क्लास में करना है तो मल्टी एसेट ही है। अदरवाइज अगर हाइब्रिड में जाना है तो उसमें आपके पास डेट और इक्विटी के डिफरेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से दूसरे फंड हैं। परंतु ये एक बात सबसे बड़ी जो फायदे वाली है, जो हेमंत साहब ने भी बोला, कि जो भी फंड के बीच में रीबैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग होती है, कीपिंग इन व्यू दी रियलिटीज ऑफ द मार्केट, उसके टैक्स का एक निवेशक के ऊपर बिल्कुल असर नहीं पड़ता। वो सबसे बड़ा फायदा है। और दूसरा फायदा ये है कि इसमें आप हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किसी भी फंड में, दिस बीइंग द कैपिटल मार्केट से इंस्ट्रूमेंट, टीडीएस का कोई वो इशू नहीं रहता जो कि एक फिक्स इनकम वाले बाकी इंस्ट्रूमेंट में रहता है, अदर देन म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये जो चीजें हैं, दिस मेक्स ए वेरी गुड केस, स्पेशली द फर्स्ट टाइमर्स। आपने पूछा कौन से निवेशक को, जो व्यक्ति आज की डेट में पहली बार म्यूचुअल फंड में एंटर कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी शुरुआत यही है कि वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से या एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड से अपनी शुरुआत करें, ताकि उनको रिस्क का समझ भी आ जाए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो इवॉल्व हो जाते हैं, उनको समझ आ जाती है इन फंड्स के बारे में, तो दे कैन मूव टू दी total equity funds or debt funds depending upon the characteristics as per their goal based investment, जैसे हेमा जी ने बोला, that is very very necessary। अगर आपका गोल क्या है, आप कितने रिटर्न लेना चाहते हैं, तो कंजर्वेटिव जो भी फंड होगा या मल्टी एसेट होगा, इसमें बहुत अच्छी रिटर्न भी आ सकती है या थोड़ा मिडिल लेवल की रिटर्न का भी आपको बेसिकली एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। बिल्कुल। और जैसा हमने पिछले 1, 3 और 5 साल का हिस्टोरिक रिटर्न देखा है मल्टी एसेट एलोकेशन में, अराउंड 1 साल में कुछ 13 से 14% का रिटर्न जनरेट किया है इस कैटेगरी ने। 3 साल में अराउंड 20% का रिटर्न भी हमने देखा है। 5 साल में अराउंड 8.5 से 9% का रिटर्न हमें देखने को मिला है इस कैटेगरी में।
हेमंत जी, नॉट बैड, मतलब अगर देखा जाए बाकी कैटेगरी के मुकाबले एक डिसेंट जो रिटर्न है वो जनरेट करके दिया है निवेशकों को इस कैटेगरी ने। तो इसके रिटर्न के लिहाज से आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए स्वाति, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे लगता है कि किसी भी पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट फंड की जगह हो सकती है, बट अगेन डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से उसमें इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी में उसको यूटिलाइज करते हैं। ऑफकोर्स परफॉर्मेंस हमेशा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं या किसी पर्टिकुलर गोल के लिए आपको एक मॉडरेट रिस्क वाला एक ऐसा ऑप्शन चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल, जैसे आपने पहले बात की कि ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये देखें कि उनका एलोकेशन डिफरेंट एसेट क्लासेस में कितना है, किस तरीके से वो रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में उसको बैलेंस करते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसे भी फंड हैं जहाँ पे 65-70% इक्विटी हो सकता है, ऐसे भी फंड है जहाँ पे 35-40-45% हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको देखना है, अगर आप मॉडरेट रिस्क की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फिर उन पोर्टफोलियोज को देखना है जहां पे इक्विटी डेट के अंदर, क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस का जहां तक सवाल है, जितने भी फंड्स हैं मल्टी एसेट कैटेगरी में, जो गोल्ड का जो एलोकेशन है जनरली अगर आप एनालाइज करें तो देखें कि 10 से 15% के बीच में एक्सपोजर है। और क्योंकि सारे के सारे फंड ज्यादातर जो है वो ETF में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड ETF में, तो मोर और लेस रिटर्न वहां पे उतना ही मिलेगा, लेकिन एलोकेशन का ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना है कि अगर आप मॉडरेट रिस्क चाहते हैं तो किस तरह का फंड देते हैं, जिस तरह की एसेट एलोकेशन होगी उस तरह के रिटर्न आपको मिलेंगे। जैसा आपने कहा 1 साल, 3 साल, 5 साल, उसमें भी अगर आप डिफरेंट फंड्स को देखें तो आप देखेंगे कि जिस तरह का एलोकेशन है, अगर थोड़ा कंजर्वेटिव है तो रिटर्न थोड़े से कम होंगे, अगर थोड़ा एग्रेसिव है और इक्विटी मार्केट अगर उस फेज में अच्छा किया है, जैसे गोल्ड ने अच्छा किया है, फिर ऑब्वियसली रिटर्न आपके पास अलग होगी। तो इंपॉर्टेंट है कि कैटेगरी तो समझे ही, लेकिन उसके अंदर जो एलोकेशन है वो समझे, और उसमें कहीं ना कहीं आपका जो टाइम होराइजन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बिल्कुल, तो आपका निवेश लक्ष्य क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके मुताबिक, निवेश अवधि के मुताबिक आप एक अच्छा फंड लाइक एनी अदर फंड, आपको एक अच्छा मल्टी एसेट फंड चुनने में आसानी होगी। और इसकी तमाम बारीकियां हमने समझी डीपी सिंह जी से और साथ ही हेमंत जी से। बहुत धन्यवाद करेंगे दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी यहाँ पर वक्त हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।